हाँ जी, हम हमारे पास था सैलरी का टॉपिक हमने कवर किया था, ठीक है। सैलरी के टॉपिक में एक्चुअल में मेन हमें कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड करना होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट कि सैलरी में हमें कौन कौन से पार्ट को एक्सप्लेन करना है। तो सैलरी है तो इसमें सेक्शंस कौन से, सेक्शन 15, 16 एंड 17। तो सैलरी में सेक्शन 15 है, 16 है एंड 17 है। क्लियर। सेक्शन यानी कि 17, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारे पास सैलरी का पार्ट है, ठीक है। सैलरी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड देन अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंसेस आपको कोई भी अवेलेबल है, चाहे वो आपके पास अलाउंसेस का सेक्शन कौन सा होता है, ये सब कुछ यहाँ पे इजीली मेंशन है। हमारे पास अलाउंसेस का सेक्शन होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्लॉज सेकेंड एंड देन परक्यूसिट्स, पर्क्स कौन कौन है, परक्यूसिट्स का सेक्शन है हमारे पास 17 सबसेक्शन 2, राइट। सो परक्यूसिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड देन प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ द सैलरी, यानी कि सैलरी के ल्यू में कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं। नाउ द प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ द सैलरी section 17 subsection 4, so please remember that, ठीक है। we have to add the salary allowances, perquisites and profits in lieu of the salary in the term salary, and some, and after calculating the salary हमें क्या लेस करना है, we have to deduct the certain kind of the standard deductions, ठीक है, allowances and the perks। तो हमें और भी यानी कोई भी डिडक्शंस अलाउड है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं कि जो कि हमें फिक्स अमाउंट है, करनी ही माइनस करनी है, ये ईयर टू ईयर क्या होती है, चेंज होती है। अलाउंसेस कितने हैं, अलाउंसेस भी अगर आपको कुछ ऐसे हैं या पर्क्स भी कुछ ऐसे कि जो कि आपको माइनस करनी है, एंड देन इन सभी में से डिडक्ट करके दिस इज कम अंडर द इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो ये हमारे पास इनकम अंडर द हेड सैलरी में से आता है। ये वाला हमने पार्ट ऑलरेडी कवर किया था कि ठीक है, बेसिक सैलरी, डीए, ठीक है, एडवांस सैलरी, एरियर्स ऑफ द सैलरी का कौन कौन सा एरियर है। नाउ द नेक्स्ट हमें अलग अलग पॉइंट्स को स्टडी करना है, इन सभी उसको स्टडी की रिटायरमेंट के कौन कौन से हमें बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज अवर द पेंशन, पेंशन का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द सर्टेन कंसेप्ट ऑफ द पेंशन, हाउ डू वी कैलकुलेट द कंप्यूटेड एंड अनकम्प्यूटेड पेंशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे। सो द पेंशन और द फैमिली पेंशन in case of gallantry award winner or by the family members of armed forces shall be exempt from the tax। Now the see, आपके पास पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होती है, ठीक है। हमें ये कुछ एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम रिटायरमेंट बेनिफिट का, जिसका नाम है क्या, एन्युटी और द पेंशन। एक्चुअल में एन्युटी और द पेंशन क्या होती है, एन्युटी इज अ सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर के रिस्पेक्ट में जो कोई भी हमें पेमेंट या फिर हमें कोई भी जो भी अमाउंट है जो दी जाती है, पे की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एन्युटी बोलेंगे। सो एन्युटी इज अ सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, इट इज ईयरली ग्रांट। हम इसे ईयरली क्या करते हैं, ग्रांट। इट मीन्स कि आपको ईयरली ये अमाउंट रिसीव होती है, तो एन्युटी रिसीव फ्रॉम अ प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज टू बी टैक्स्ड एज अ सैलरी। द मेन थिंग प्लीज रिमेम्बर दैट एन्युटी द मेन, यही इंपॉर्टेंट है, आप के जो अभी आपको कोई भी जो अमाउंट है, ठीक है, मतलब एन्युटी इज अ, ये क्या होती है एन्युटी, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, जो भी मुझे अमाउंट मिल रही है तो हम उसको एज अ सैलरी बोलते हैं। सो एन्युटी रिसीव फ्रॉम अ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से जो एन्युटी रिसीव्ड होती है इज टू बी टैक्स्ड एज अ सैलरी, हम इसे एज अ सैलरी टैक्स करते हैं, ठीक है।
एनुटी रिसीव फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर, के जो बाकी के पास्ट एम्प्लॉयर से जो एनुटी रिसीव्ड होती है इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से एनुटी रिसीव्ड होती है उसे हम सैलरी के तौर पे, क्योंकि हमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, ठीक है, जो भी मुझे कुछ अमाउंट मिल रही है हम उसे एज अ सैलरी बोलते हैं। और हमारे पास्ट एम्प्लॉयर से, कि जैसे मान लीजिए कि भाई मैं अब जॉब नहीं कर रही हूँ, वर्क नहीं कर रही हूँ, कि ठीक है मेरी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है 60 ईयर्स से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो कोई भी एनुटी रिसीव्ड की जाती है पास्ट एम्प्लॉयर से इज टैक्सेबल एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। हम उसे टैक्सेबल करते हैं, ठीक है, एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि हमें सैलरी के ल्यू में कुछ प्रॉफिट रिसीव हुआ है। So pension is a periodical payment received by an employee from his employer. पेंशन क्या है? पेंशन एक periodical payment है received by an employee, ठीक है, from his employer for his past services. Actual में there is a not so much difference between the annuity और पेंशन, ठीक है, एनुटी और पेंशन में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। एक्चुअल में पेंशन एक हमारी क्या है, पीरियोडिकल पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव्ड की जाती है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर से फॉर हिज पास्ट सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उसकी पास्ट सर्विस के लिए। It is paid by the employer either voluntary or out of contractual obligation। तो मेन चीज है, देखो एम्प्लॉयर के द्वारा ही ये क्या की जाती है, पे की जाती है, ठीक है, या तो वो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से पे करेगा या फिर वो जो एम्प्लॉयर का एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है, ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, एक यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ है तो उसके लिए वो जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी एम्प्लॉय को पेंशन पे करेगा। सो पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, चाहे वो एक गवर्नमेंट हो। देखो द मेन चीज की आपके पास जो मैक्सिमम है वो हमें गवर्नमेंट से ही मिलता है, ठीक है, हमें एक बार क्या होती है कि उसमें ही मेंशन होगी, तो सब कुछ उसमें हमारे पास क्या अमाउंट किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है वो सब कुछ, ठीक है ना, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो। लेकिन आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ही जो भी रेप्यूटेड है वही हमें, ठीक है, सैलरी उसमें मेंशन करते हैं। सो पेंशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कोई भी पेंशन रिसीव की गई है एम्प्लॉय के द्वारा, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट है और प्राइवेट है, इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, यानी कि वो सैलरी के हेड के अंडर क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, द मेन चीज रिमेंबर दैट, कि ठीक है मान लीजिए कि इसी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी क्या हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ पे नॉमिनी के द्वारा जो कोई भी फैमिली पेंशन रिसीव्ड की जाती है, ठीक है, कि अब ऑब्वियसली मतलब उसकी डेथ हो गई है तो अब उसकी फैमिली को क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, तो इस टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड से क्या होगा, टैक्सेबल होता है। सो फैमिली पेंशन रिसीव बाय द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर द सेक्शन 57। द मेन चीज कि फैमिली जो पेंशन होती है, फैमिली पेंशन आपके पास जो डिडक्शन होगा वो होता है या तो 15,000 या फिर 1/3, ठीक है, मान लीजिए आपको फैमिली पेंशन रिसीव की गई है 90,000। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट है? एनीवन? नहीं है डाउट? जैसे लिखा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 57 विच इज 1/3 ऑफ द सच पेंशन। जैसे मान लीजिए कि जो पेंशन है, ठीक है, पेंशन आपके पास कितनी है, 90,000 की आपकी पेंशन है, तो 90,000 में से हमने इसका 1/3 निकाल लो, तो 1/3 कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो 30,000 और 15,000 में से कौन सा लोअर है,
15,000 लोअर है, यानी कि मुझे 90,000 में से 15,000 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो बाकी का जो अमाउंट पे आपको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मैंने ये बताया ना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें क्या करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए अलग अलग केस में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या करनी होंगी, अलग अलग डिफरेंटली कंप्यूट करनी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट इज द पेंशन और द फैमिली पेंशन रिसीव फ्रॉम यूएनओ इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, यूएनओ से कोई भी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन रिसीव की गई है, देखो को आप एक एक अच्छे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्या हुए, रिटायर्ड हुए हो, ठीक है, तो वहां से आपको कोई भी आपकी पेंशन है, चाहे आपके कोई भी फैमिली पेंशन है, वो एग्जेम्प्ट होंगी। सो पेंशन और द फैमिली पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ इज एग्जेम्प्ट, प्लीज रिमेम्बर दैट। ठीक है, उनके जो पेंशन होगी वो एग्जेम्प्ट होती है। पेंशन और द फैमिली पेंशन इन केस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर और बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो क्योंकि हमने कुछ एरियाज ऐसे रख दिए गए हैं कि जहाँ पे सभी लोग आए उसमें अपना, ठीक है, पार्टिसिपेशन दें। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से उनको यानी काफी सारे बेनिफिट्स भी दिए हैं, आएंगे तो उनके जो पेंशन होंगे उसमें हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। सो पेंशन और द फैमिली पेंशन इन केस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड विनर और बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर्स के द्वारा, या गैलेंट्री अवार्ड विनर के केस में जो कोई भी आपकी फैमिली पेंशन या पेंशन है, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि वो टैक्स से क्या होगी, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। पेंशन इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई के केस में, ठीक है, हु हैज जॉइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 Jan 2006 और एनी अदर एम्प्लॉय। ठीक है, कोई भी है कि जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 Jan 2004 में, यानी कि एम्प्लॉय के केस में उन्होंने पेंशन को क्या क्या ज्वाइन किया, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है, तो उस केस में भी ध्यान देना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट। ऑब्वियसली आपने आपकी पेंशन है, आपको मिल रही है, तो क्या होगी, आपको क्या चार्जेबल होगी। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद रिसीव की गई है उसके लाइफ टाइम तक। तो अब मैं आपको ये जो हम पेंशन का कवर कर रहे हैं बेसिक, ठीक है ना, एक हर चीज का कंप्लीट डिटेल हम एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं कि पेंशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, ये सब हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। सैलरी जो हमारे पास है, इनकम अंडर द हेड सैलरी इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज रिमेंबर दैट। सो पेंशन, दैट इज section is section 17 subsection 1 and clause 2. So पेंशन इज कंपोज ऑफ द टू टाइप, जो हमारे पास पेंशन है वो हमारे दो टाइप से कंपोज है, दैट इज कंप्यूटेड पेंशन एंड द अनकंप्यूटेड पेंशन। ठीक है, कंप्यूटेड पेंशन, तो प्लीज रिमेंबर दैट कंप्यूटेड आपके पास क्या होगी, ठीक है, कौन सी होती है, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन मींस लमसम पेमेंट इन ल्यू ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट के लिए जो भी आपको एक लमसम अमाउंट रिसीव की जाती है। ठीक है, अब मेन है कि जो आपकी कंप्यूटेड पेंशन है एग्जेम्प्टेड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्ट होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आपके एग्जेम्प्ट है, पार्शियली टैक्सेबल फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। हम इसे अभी स्टडी करेंगे, देखेंगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी कि हमें इसे कैसे कवर करना है। सो एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्टेड है, और पार्शियली टैक्सेबल फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पार्शियली टैक्सेबल है। अनकम्प्यूटेड पेंशन क्या होती है, फुली टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चाहे अनकम्प्यूटेड पेंशन जो है आपकी वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी के लिए क्या है, फुली टैक्सेबल है। ठीक है, फुली टैक्सेबल होगा।
जो आपकी अनकम्प्यूटेड क्या है पेंशन है। द मेन थिंग इज दैट कि अगर आपके पास गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, अनकम्प्यूटेड पेंशन आपकी फुली टैक्सेबल है। अब मेन चीज आएगी कि हम डिस्कशन करेंगे क्या निकालने के लिए, कंप्यूटेड पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंप्यूटेड पेंशन, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय से हमें जो भी गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम टैक्स ऑब्वियसली लेगी ही लेगी। सो जो आपके पास प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, सो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पार्शियली टैक्सेबल फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पार्शियली क्या है टैक्सेबल होगा। सो बी पार्ट इज द पार्शियली टैक्सेबल फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एग्जेम्पशन ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन, पेंशन की कंप्यूटेड वैल्यू का जो एग्जेम्पशन है सेक्शन 10, ठीक है, सबसेक्शन 10A, ठीक है, ये आपको प्लीज रिमेम्बर रखिएगा सेक्शन। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम पेंशन्स के करेंगे तो आप सबको ये सारे जो पॉइंट्स है ऑलरेडी आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। So number one is the computation of pension means lump sum payment in lieu of periodic, ठीक है ना। कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है, आपको रिटायरमेंट के बाद जैसे ये 10 लाख रुपीज मिल रहे हैं, 5 लाख रुपीज मिले हैं, ठीक है, 2 लाख रुपीज है, जो वो आपको हर मंथली, मंथली तो आपको पेंशन रिसीव होती ही होती है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, मंथली आपको पेंशन रिसीव होती है, लेकिन जो आपको एक लमसम पेमेंट रिसीव की गई है, वो जो आपको लमसम पेमेंट रिसीव की गई है दैट इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल नहीं होती, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में आपके एग्जेम्प्टेड होती है, जबकि आपकी जो प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में वो क्या होती है, पार्शियली टैक्सेबल होती है। पार्शियली टैक्सेबल फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज, फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट इज computation of pension means lump sum payment, ठीक है। So second, the computed value will be determined having regard to the age of the recipient, recipient की age, उसके हेल्थ का स्टेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टेबल्स जो भी होती हैं उन सब के रिगार्ड में कंप्यूटेड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, कंप्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट टू दी फॉलोइंग एक्सटेंट, यानी कि फॉलोइंग एक्सटेंट तक कंप्यूटेड पेंशन हमारी एग्जेम्प्ट होगी। तो एनी पेमेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड अंडर द सिविल पेंशन, ठीक है, कोई भी आपके पास पेंशन आपको रिसीव की गई है, तो मेन चीज है यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अभी ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में देखा कि ऑलरेडी क्या है, टोटली एग्जेम्प्ट है। नाउ हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट में फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या निकालना है। फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, हमें दो चीजों को इंक्लूड करना है, देखना है वेयर द एम्प्लॉय रिसीव्स एनी ग्रेचुटी, हमें ये कवर करना है क्या एम्प्लॉय कोई भी ग्रेचुटी को रिसीव कर रहा है या नहीं, या ठीक है वो ग्रेचुटी को रिसीव नहीं कर रहा। सो वेयर द एम्प्लॉयज रिसीव एनी ग्रेचुटी, ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयज है वो ग्रेचुटी को कवर करता है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग होगा। सो वेयर एम्प्लॉयज रिसीव एनी ग्रेचुटी, जहाँ पे एम्प्लॉय अगर ग्रेचुटी को रिसीव करता है, क्या मतलब है इसका, बिकॉज हेयर द एग्जेम्पशन, हमें कितनी छूट मिलनी चाहिए वो हमें अलग से कैलकुलेट करनी है। सो प्लीज रिमेम्बर दैट any payment in computation of the pension received by employees working with organization other than those mentioned above will be exempt to the extent given below where the employee receives any gratuity, जहाँ पे कोई भी जो एम्प्लॉय को कोई ग्रेचुटी रिसीव है, सो एग्जेम्पशन कितनी है, सो प्लीज रिमेम्बर दिस इज द फॉर्मूला। मान लीजिए आपको ग्रेचुटी रिसीव की गई है एक प्राइवेट एम्प्लॉय को 5 लाख, ठीक है,
और उसको उसको पेंशन रिसीव की गई है 5 लाख की, और जहां पे उसे ग्रेचुटी क्या होती है, रिसीव होती है, वेयर द एम्प्लॉय रिसीव्स एनी ग्रेचुटी। सो जो भी कंप्यूटेड अमाउंट पेंशन है, कंप्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कंप्यूटेशन परसेंटेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो क्या हो गई, 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन विच ही वुड हैव रिसीव्ड had he computed the whole of the pension, where the employee does not receive the gratuity। यहाँ हमारे पास 1/3 की जगह क्या कर देंगे, हम 1/2 कर देंगे, ठीक है, 1/2 यानी कि जो कोई भी आपके पास पेंशन है, ये जितना उसका हमने निकाला है हम उसका 1/2 कर देंगे। अगर उसने रिसीव नहीं किया है तो उसे ज्यादा छूट मिलेगी, हम ये एग्जामिशन के पॉइंट निकाल रहे हैं, तो उसे ज्यादा छूट मिलेगी, अदरवाइज हम, ठीक है, उसे कम छूट मिलेगी। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 5.1, ये मैं आपको समझा देती हूँ, बट जस्ट वेट, हमें इसको आगे, ठीक है। अब एक बार इसका थर्ड पॉइंट भी स्टडी कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है, एनी पेमेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ अ पेंशन रिसीव आउट ऑफ एनुइटी प्लान ऑफ द LIC ऑफ द इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द fund set up by the corporation or any other insurer is fully taxable, please remember that। कोई भी अमाउंट आपको रिसीव की गई है LIC ऑफ द इंडिया से, ठीक है, तो कोई भी आपको अमाउंट रिसीव होती है वो भी क्या है, टैक्सेबल है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन, ठीक है, जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें जो एग्जेम्पशन मिलेंगी, कंप्यूटेड पोर्शन नॉट एक्सीडिंग 1/2 ऑफ द पेंशन से, 1/2 से ज्यादा उनकी एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। अब एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5.1 कवर करते हैं। द मेन चीज हमें यहाँ पे सबसे पहले ये निकालना है, देखना है क्वेश्चन में कि हमें निकालना क्या क्या, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, हमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट को कंप्यूट करना है। सो कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इफ नंबर 1 ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सेकंड, ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। देखो मेन चीज हमारे माइंड में बिल्कुल ही क्लियर है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमारे पास कंप्यूटेड पेंशन पे कोई टैक्स नहीं होता। कंप्यूटेड पेंशन क्या होती है, कंप्लीटली हमारी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। अभी हमने रूल के अंडर कवर किया, जो कि हमें हर मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है, जो हमारे पास हमें वो चीज अमाउंट रिसीव की गई है उस पे हमें क्या पे करना है, ठीक है, अनकम्प्यूटेड जो हमारी पेंशन है उस पे मुझे टैक्स पे करना है। सो मिस्टर रमेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 5,400 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उसको 1/10/2018 से, ठीक है, पर मंथ उनको 5,400 पर मंथ रमेश को मिल रहे हैं। व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायर्ड हो गया, ऑन द डे ऑफ द रिटायरमेंट के डे में ही गॉट इज 2/3 पेंशन कंप्यूटेड। द मेन चीज कि मतलब उसके पास क्या था, उसकी जो पेंशन कितनी है, 2/3 जो पेंशन है वो क्या है, 2/3 पेंशन कंप्यूटेड है। बाकी की जो आपके पास यानी रिमेनिंग पेंशन है, यानी कि 5,400 में से ये जो 2/3 पेंशन कंप्यूटेड है, ठीक है, तो हमने इसका ये जो ये 2/3 निकालेंगे क्योंकि हमारी कंप्यूटेड है, ये तो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। तो उसको रिसीव कितना किया गया है, 3,60,000 रिसीव है। तो अब हमें इट मीन्स कि उसकी अनकम्प्यूटेड पेंशन निकालनी है। अनकम्प्यूटेड के लिए उसको रिसीव कब हुआ है, उसे रिसीव किया गया है, आप निकाल लीजिए, उसको रिसीव हुआ है अक्टूबर से लेकर, क्योंकि 110 लिखा है ना, तो 110 का मतलब क्या है हमारे पास, अक्टूबर। सो अक्टूबर यानी कि 1/10 महीने से, और हमारा ईयर कब फिनिश होगा, हमारा ईयर फिनिश होता है मार्च में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ
प्लीज रिमेम्बर दैट 6 मंथ, वो जो हर उसको मंथली पेंशन रिसीव की गई है, मंथली पेंशन जो रिसीव की गई होती है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस पे उसका टैक्स डिडक्ट होता है, प्लीज रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो जो मंथली पेंशन रिसीव की गई है उस पर उसका टैक्स डिडक्ट होगा। सो मिस्टर रमेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 5,400 पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, फ्रॉम 8/10/2018। इसका मतलब कि इसी में ही 5,400 में से लिखा है ना कि 2/3 तो कंप्यूटेड है, यानी कि कितनी कंप्यूटेड नहीं है। सो प्लीज बताइए मुझे कि कितनी अमाउंट जो है उसमें कंप्यूटेड नहीं है। 1/3, प्लीज पेपर लेके बैठो, पेन लेके बैठी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 5,400 का 2/3 पेंशन कंप्यूटेड है, द रिमेनिंग 1/3 पेंशन इज नॉट कंप्यूटेड। जो रिमेनिंग 1/3 पेंशन है वो मेरी कंप्यूटेड नहीं है। तो इसका मैंने 1/3 पेंशन निकाला। सो कितना आ गया 1800। तो 1800 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरे पास कितना आ गया है अनकम्प्यूटेड पेंशन, दैट इज द 10,800। सो कंप्यूटेड पेंशन मेरी एग्जेम्प्ट है। तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसका मतलब कि सिर्फ 10,800 पे ही टैक्स पे करना है। ठीक है, अब हम बी पार्ट कवर करेंगे। बी पार्ट में लिखा है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इट मींस कि वो एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है। तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय में हमें दो पार्ट्स को कवर करना है कि क्या उसे ग्रेजुएटी रिसीव है या ग्रेजुएटी रिसीव नहीं है। अगर उसे ग्रेजुएटी रिसीव होती है तो देखो लिखा है कि उसे 5 लाख की ग्रेजुएटी रिसीव है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें मेन चीज निकालनी है कि क्या कि उसको ये जो अमाउंट, आप ये देखिए ये जो अमाउंट है ये कंप्यूटेड पेंशन की अमाउंट है। ये प्लीज ध्यान दीजिए, जो 3,60,000 है, 3,60,000 हमारे पास कंप्यूटेड पेंशन की अमाउंट गिवन है। ठीक है, अगर 3,60,000 कंप्यूटेड पेंशन की अमाउंट गिवन है और वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पेंशन द फर्स्ट, तभी तो हम उसका 1/3 निकालेंगे। अभी आपको फॉर्मूले में बताया कि जब ग्रेचुटी रिसीव होती है तब हम उसका 1/3 और जब नहीं होती तब हम उसका 1/2 निकालते हैं। सो 3,60,000 का तो मैंने इसका अपोजिट कर देंगे क्योंकि ये इसका 2/3 है तो इसका अपोजिट करके ये मेरे पास टोटल अमाउंट निकल गई। ये टोटल अमाउंट कितनी निकली है 5,40,000 इज माई टोटल पेंशन। ठीक है, कि उसको 5,40,000 टोटल ही अमाउंट मिलेगी, 3,40 उसको कंप्यूटेड के तौर पे और बाकी का अमाउंट उसे अनकम्प्यूटेड के तौर पे। तो हमने इसका टोटल निकाल लिया, टोटल का मैंने 1/3 निकालोगे क्योंकि देखो हमारे पास हम भी चाहते हैं कि हमें एग्जामिशंस ना गवर्नमेंट हमें टोटल अमाउंट में से ही एग्जामिशंस देती हैं। सो गवर्नमेंट ने हमें टोटल अमाउंट में से एग्जामिशंस दी हैं। सो 5,40,000 का 1/3 कितना हो गया है 1,80,000। सो हमने क्या किया कि अब ये जो 1,80 यानी कि 3,60 में से 180 निकाला तो बाकी का जो रिमेनिंग है 1,80,000 ये क्या हो गया मेरा कंप्यूटेड अमाउंट की पेंशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास की जो कंप्यूटेड हमने जो पेंशन निकाली है ये इसकी 1,80,000 है और अनकम्प्यूटेड तो ऑब्वियसली 10,800। ठीक है, यहाँ पर अनकम्प्यूटेड तो उस पे भी हमें टैक्स पे करना है, यानी कि 1,80,000 पे हमें कंप्यूटेड पे निकालना है और अनकम्प्यूटेड पे हमें 10,800। और जो सी पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। when मिस्टर रमेश एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है डिड नॉट रिसीव द ग्रेजुएटी, जब वो ग्रेजुएटी को रिसीव नहीं करते तो हमारे पास ग्रेजुएटी को रिसीव ना करने के लिए फॉर्मूला है। सबसे स्टार्टिंग में आप इस अमाउंट को निकाल लीजिए कि हमारे पास कितना है 2/3 है। 2/3 में से हमने इसके पास 3/2 रिवर्स कर दिया तो 5 लाख कितना आ गया है 40,000 आ गया है। 5,40,000 का मैंने 1/2 निकाल दो क्योंकि यहाँ पे मुझे 1/3 नहीं 1/2 करना है। तो अब हमने 360 का 2,70,000 माइनस कर दिया टैक्सेबल अमाउंट
तो ये मेरी कंप्यूटेड के केस में थी, और अनकंप्यूटेड में बी और सी में क्या, ए बी सी तीनों में 10,800 तो आएगी ही आएगी। आज का टॉपिक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट में हम ग्रेचुटी कवर करेंगे, ठीक है, ये ग्रेचुटी का हमारा आगे कवर करेंगे, पर अभी हमें आपको पेंशन का पार्ट अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है हमारे एग्जाम में। किसी को कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, आज की